हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है आपका, मेरा और अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी। और अनअकैडमी यूपीएससी पर डेली इवनिंग मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए डेली इवनिंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए मध्यकालीन भारत की कहानी। जी हाँ, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी के बारे में। कई लोगों का नाम कुछ होता है और उनके काम कुछ और होता है, पर शेर शाह सूरी का ये नाम शेर शाह इनके नाम के साथ साथ इनके काम को भी डिफाइन करता है। आइए आज कहानी सुनते हैं शेर शाह सूरी की। शुरुआत करते हैं अपने इस जानदार और शानदार सेशन की। सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। जो भी बच्चे इस सेशन के साथ मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं और अपने सभी मित्रों को जुड़ने का इनविटेशन भेज चुके हैं, एक बार जल्दी से सभी लोग, जिन लोगों ने अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, सो दैट बाकी के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाए और है ना कहानी सुन पाए। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की, शेर शाह सूरी की। बट इससे पहले कि मैं शुरू करूं गाइस, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है ना। इस प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे जरूर से फॉलो कर लें, सो दैट अनअकैडमी के ऐप पे मैं जो भी फ्री क्लासेस आपके लिए लूं, आपका नोटिफिकेशन है ना मिस नहीं होना चाहिए। अनअकैडमी के प्लस पे जब आप आएंगे तब भी मैं जो क्लासेस दूंगा वो सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इट इज मस्ट टू ज्वाइन दिस, है ना। मेरे को यहाँ पे फॉलो जरूर से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @आरोहन1। इस टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको है ना जितने भी क्लासेस होते हैं यूट्यूब पे और यहाँ पे है ना हमारे स्पेशल क्लास पे, उन सभी के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। हम अभ्यास सीरीज को रिज्यूम कर रहे हैं। आज की सेशन जो है, आज का जो क्लास है अभ्यास सीरीज का, वो 10 PM पे रहेगा, है ना। अभी वीक 2 में चल रहे हैं, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको रात्रि 10 बजे देखने को मिलेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी टू बी प्रिसाइज, है ना। कुछ क्वेश्चन रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी का, कुछ रहेगा क्लाइमेट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स का। ठीक है जी। हर संडे को अनअकैडमी करवाता है अनअकैडमी कॉम्बैट, विच इज बेसिकली अ वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट में जरूर से पार्टिसिपेट करिए। 11 AM पर यह टेस्ट होता है, अल्टीमेट टेस्ट है। जब तक है ना आप इस टेस्ट में बढ़िया स्कोर नहीं कर लेते तब तक आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है ना। और जब आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है तब आप स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अनअकैडमी के वेबसाइट पे कई सारे फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप चाहे तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई भी फ्री या पेड कुछ भी ज्वाइन करना हो अनअकैडमी के ऐप के ऊपर और आपसे कोड मांगा जाए तो आपको यही वाला कोड डालना है। चाहे कॉम्बैट हो, टेस्ट सीरीज हो, है ना, पेड कोर्सेज हो, फ्री कोर्सेज हो, सब जगह एक ही कोड अप्लाई होता है, वो है DN लाइव। ठीक है जी, चलिए तो अब बात करते हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी के बारे में सबसे पहली बात है ना जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि शेर शाह दरअसल इनका असल नाम नहीं था, इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। इनका ओरिजिनल नाम था फरीद, है ना। शेर शाह नाम क्यों दिया गया अभी जानेंगे, है ना। शेर शाह जो है वो लगभग हुमायूं के फादर यानी कि बाबर, है ना, के उम्र के आसपास के थे। हालांकि अगर शासनकाल की बात करें तो हुमायूं से, है ना, इनका शासनकाल जो है वो कोलाइड करता है। हुमायूं को इन्होंने युद्ध में हराया था, हुमायूं को भागना पड़ा था और उस दौरान, है ना, जो नॉर्थ इंडिया है उसके एक बड़े हिस्से पर ये राज कर रहे थे। किंतु परंतु बंधु, अगर उम्र की, है ना, दृष्टि से बात की जाए तो ये लगभग बाबर के समकक्ष हैं। शासन में, है ना, रूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रूल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हुमायूं के समकक्ष हैं, हुमायूं के कंटेम्पररी हैं। एज की दृष्टि से देखा जाए तो बाबर के कंटेम्पररी है। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, इनका 1486 में हुआ था। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट टू गिव एन आइडिया, है ना, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इनके डिसेंट की बात करूं, है ना, तो ये सुर जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करते थे। सुर जो है वो घोर के, है ना, घोर वाज अ प्लेस बेसिकली इन द वेस्टर्न एशिया, हमारे से वेस्ट या आपके सेंट्रल और वेस्ट के बीच में, है ना। ये घोर नामक जगह थी अफगानिस्तान के पास, वहां से ये लोग बिलोंग करते थे, वहां की रॉयल फैमिली से। रॉयल फैमिली मतलब कबीला है ये, है ना। तो कबीलाओं में जो एक दो आप कह सकते हैं कबीले का नेता या कबीले का लीडर होता था, वही रॉयल फैमिली कहने का तात्पर्य है।
मतलब भारत में जैसी रॉयल फैमिलीज होती थी वैसी इनकी रॉयल फैमिली नहीं होती थी। ठीक है, चलिए। He descended from the royal house of Sur, the kings of Ghor, and in early career rose from the rank of a small-time administrator to be the prime minister of one of the Lohani Afghans, है ना। तो ये शुरू करते हैं अपना करियर एक छोटे से पद के साथ, है ना, एक मतलब आर्मी में जनरल के पद से शुरुआत करते हैं और फाइनली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर एक मजबूत शासक के रूप में इनका राज होता है। भले ही इनका शासनकाल, ध्यान देने वाली बात यह कि इनका शासनकाल जो है वो बहुत लंबा नहीं रहा, है ना, इनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा पर काफी सिग्निफिकेंट रहा। द काइंड ऑफ, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही ब्रॉट इन, द काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही इवॉल्व्ड, वो नोटेबल है ना। तो इनका शासनकाल छोटा जरूर था पर सिग्निफिकेंट था। इनका शासनकाल छोटा जरूर था पर, है ना, अकबर के शासनकाल के लिए, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल था। इनफैक्ट अकबर ने अपना जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही लिया है ना। तो शेर शाह सूरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। पर शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से ही क्वेश्चंस आएंगे ये भी तय है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में पहुंचने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए कि शेर शाह सूरी थे कौन, कहां पे, है ना, इनका शासन था। क्वेश्चन हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से ही आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से ही आएंगे, बट थोड़ी बाकी की चीजें भी जाननी चाहिए सो दैट एक क्लियर पिक्चर मिल पाए आपको, है ना। तो अगर आप अर्ली करियर देखेंगे शेर शाह का तो इनके जो फादर थे, है ना, वो अफगान नॉबल जमाल खान के सर्विस में थे, है ना। जमाल खान जो है वो एक अफगान थे लोदियों के शासन यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान, है ना। और जमाल खान की पोस्टिंग थी, मतलब राजा नहीं थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक आप कह सकते हैं, है ना, जनरल थे आर्मी के। इनकी पोस्टिंग थी पंजाब में, ठीक है। जमाल खान को बाद में कर दिया गया ट्रांसफर करके कहां भेजा गया, जौनपुर, है ना। कब, सिकंदर लोदी के टाइम पे। आपको पता है लोदीज जो है ना, लोदीज जो है देवर अफगान्स, है ना, अफगान ओरिजिन के थे लोदीज। तो उस समय जमाल खान नामक एक जनरल हुआ करता था। जमाल खान के, है ना, जमाल खान के अंडर शेर शाह के पिताजी काम किया करते थे, ठीक है। अब कहां भेजा गया, सिकंदर लोदी के दौरान जमाल खान को, मतलब इनके पापा के बॉस को भेजा गया जौनपुर और उनके पास क्या दिया गया, सासाराम, है ना, ख्वासापुर और टांडा की जागीर दी गई। किसको, इनके पापा के बॉस को। तो पापा के बॉस को भी तो काम बांटना है, तो पापा के बॉस ने इनको दिया, है ना, मतलब इनके पापा को दिया कहां का काम, इनके पापा को दिया सासाराम का काम, ठीक है। फरीद फादर यानी कि शेर शाह, फरीद किसका नाम है, शेर शाह, इनके फादर को कहां का काम दिया गया, सासाराम का। बोला भैया यहीं बैठो और यहाँ का संभालो। तो फिर फरीद का बड़ा सा परिवार था, कई सारी रानियां थी, है ना, अफगान है तो एक रानियों में कहाँ काम चलता है इनका, तो काफी सारी रानियां थी। फरीद जो है या शेर शाह जो है वो एक एल्डर वाइफ के बेटे थे, बट शुरुआत से ही फरीद के फादर ने काफी नेग्लेक्ट किया, है ना, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। और इसके वजह से जब आप बालक को अटेंशन ना मिले अपने घर में तो कहीं ना कहीं कुंठा आ जाती है उसके अंदर। तो इसी कुंठा की वजह से वो चाहता था कि भैया मैं अलग से, है ना, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो डेवलप करूं, है ना। तो जमाल खान जो इनके पापा के बॉस थे, इन्होंने डायरेक्ट उनको अप्रोच किया, जमाल खान से बोला कि भैया थोड़ा हमको भी बिठाओ, बहुत काम आएंगे तुम्हारे, है ना। अब्बा हमारे काम आए हैं पर हम उनसे कम नहीं, ज्यादा काम आएंगे, एक बार आजमा के देखो, है ना, सिक्का खोटा नहीं है ये। जमाल खान ने सोचा दाव लगाने में क्या अर्ज है भाई, है ना। तो जमाल खान ने इनको अपॉइंट कर दिया सासाराम की जागीर को मैनेज करने के लिए, है ना, वही सासाराम जहां पे इनके पिताजी को पोस्टिंग दी गई थी। तो जमाल खान ने फरीद को ही, यानी कि जो आगे चलकर शेर शाह कहलाएंगे, उन्हीं को यहाँ का, है ना, जिम्मेदारी दे दी। पर जमाल खान ने जब वहां की सासाराम की जिम्मेदारी दी तो अब इनकी तो कई सारी मम्मी है, इनके पापा ने कई सारी शादी की थी अब्बा जान ने, तो अब्बा जान ने इतनी सारी शादियां की, अपने बच्चों के लिए परेशानी क्रिएट कर दी। अब इनकी जो दूसरी मम्मी थी कोई, है ना, छोटी मम्मी, सो कॉल्ड छोटी मम्मी, मतलब इनके फादर की कोई दूसरी वाइफ, उनको लगा अरे ऐसा कैसे, फरीद के अब्बू तो हमसे ज्यादा प्यार करते थे, और अगर प्यार हमसे ज्यादा करते थे तो जो सासाराम की जागीर है वो भी हमरे बेटे को मिलना चाहिए। प्यार हमसे ज्यादा करेंगे और गद्दी दूसरा बेटा ले जाएगा, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होने देंगे।
मोर्चा खोल देंगे। मोर्चा खोल दिया। कौन? इनकी यंगर मदर है ना, इनकी छोटी माँ है ना, ऐसा लग रहा है सास बहू का सीरियल चल रहा है, छोटी माँ। चलिए, तो छोटी माँ जो है उन्होंने खोल दिया क्या? मोर्चा। किसने? छोटी माँ ने। छोटी माँ ने मोर्चा खोला तो अब फरीद जो है वो कौन सा स्टार प्लस के सस्पेंस से कम कहानी क्रिएट करने वाले हैं, तो इन्होंने भी सस्पेंस है ना क्रिएट किया, पर अलग टाइप का सस्पेंस क्रिएट करेंगे है ना। ये बोलेंगे ठीक है, मुझे कोई मोह माया नहीं है, मैं त्याग देता हूं है ना। तो इन्होंने क्या किया? बोले भैया इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये बाहर खान लोहानी जो कि एक अफगानी थे, बाहर खान लोहानी है ना के पास गए। बाहर खान लोहानी को बोला कि भैया अपन है ना उधर किसको काम आ रहा है? जमाल खान को काम आ रहा है, और जो अपन जमाल के लिए करता है वो अपन तेरे लिए भी कर सकता है। बदले में अपन को क्या मांगता? अपन को मांगता फुलटो इज्जत। बाहर खान लोहानी ने बोला इज्जत तो दे देंगे, बदले में क्या मिलेगा? बोला बदले में मिलेगा भौकाल है ना। कोई आपके सामने चू नहीं कर सकता जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। बोला चू नहीं कर सकता, और कोई शेर आ जाए तो? बोला शेर को भी देख लेंगे। बोला अच्छा ऐसा? एक बार सही में हो गया है ना, एक बार सही में हो गया। शेर सामने आ गया, बिल्कुल हट्टा कट्टा शेर, मैच्योर टाइगर है ना, लोहानी को मारने के लिए। और शेर ने मारा झपट्टा, ऐसे जंप करा, और शेर ने झपट्टा मारा ही था, इसने दुगनी स्पीड से जंप किया और शेर को ही पकड़ लिया। शेर के पंजे के साथ ऐसे लड़ा। शेर को रियलाइजेशन हो गया कि हर शेर का बब्बर शेर होता है, और इस बब्बर शेर का नाम था फरीद। और जब फरीद का ये है ना वैलर देखा, फरीद का ये रूप देखा, जब लोहानी ने अफगान ने बोला अरे मेरा शेर, तू शेर खान है, आज से तेरा नाम शेर खान है। तो बाहर खान लोहानी ने ही इनको क्या दिया? शेर खान का नाम दिया, और शेर खान ही आगे चलकर शेर शाह कहलाए। ठीक है, इन्होंने क्या टाइटल दिया? शेर खान। आगे चलकर यही शेर खान जो है वो शेर शाह कहलाए। ठीक है जी, कंफर्टेबल है यहां तक की कहानी? चलिए, इसके बाद बाहर खान लोहानी की सेना में जब इतना जबरदस्त काम किया तो वहां पे थोड़ी कॉन्स्पिरेसी चली, क्योंकि शेर खान लोहानी जो है वो इनसे इंप्रेस हो गए थे। तो मंत्रियों ने थोड़ा फुसक दिया, बोला अरे ये है ना, कल को जैसे आज शेर को मारा है कल को आपको मार देगा, देख लेना, सही आदमी नहीं है। लोहानी को लगा अरे क्या बात कर रहे हो। लोहानी ने बोला चलो चलो चलो, हो गया। बोला हुजूर आप तो शेर खान बोले थे। बोले आज हम ही कह रहे हैं कि हमें शेर नहीं चाहिए है ना, हम कुत्ता पाल लेंगे, शेर नहीं पालेंगे। है ना, हम कुत्ता पाल लेंगे, शेर नहीं पालेंगे, शेर से खतरा ज्यादा है। बोला हुजूर जैसी आपकी इज्जत है ना, जैसी आपकी इच्छा। तो ये निकल के गए और बाबर के पास चले गए, बाबर की आर्मी ज्वाइन कर लिया। बाबर जब बिहार पहुंचे है ना, बाबर जब बिहार पहुंचे तो बाबर को बैठाया, बोला ये खाओ लिट्टी और चोखा है ना। बोला बिहार जो है वो अलग है, बिहार पंजाब नहीं है, बिहार पानीपत नहीं है। बिहार में जीतने के लिए बिहारी की तरह सोचना पड़ेगा। तो बिहार में जीतने के लिए बिहारी की तरह सोचना किसने सिखाया? बाबर की सेना को। बाबर की सेना को सोचना सिखाया इसने है ना, गाइड किया, डायरेक्शन दिया कि भैया ये करो। और इसी है ना, इसी प्रोसेस में इसको बाबर की आर्मी के सारी वीकनेस, सारी स्ट्रेंथ समझ में आ गया। अच्छा ये स्ट्रेटेजी होती है इनकी है ना, इस प्रकार से व्यूह रचना करते हैं, ये इनकी कमजोरी है ना। तो इसने नब्ज पकड़ ली किसकी? मुगलिया आर्मी की। अब मुगलिया आर्मी की जब नब्ज पकड़ ली है ना, तो ये वापस से गया किसके पास? पुराने वाले बॉस के पास है ना, लोहानी के पास। बोला मालिक देख लो, कुत्ता पालोगे तो कुत्ते जैसी ही चीजें मिलेंगी, शेर पालोगे तो शेर क्या लाके देगा? पूरा का पूरा राज लाके देगा, टेरिटरी लाके देगा। बोला चॉइस इज योर्स है ना। लोहानी ने बोला अरे शेरनी का दूध हमने भी पिया है, आ जाओ पालेंगे फिर से है ना। तो लोहानी के पास ये वापस चले गए। ठीक है, लेफ्ट द मुगल आर्मी एंड वंस अगेन ज्वाइंड है ना बाहर खान लोहानी। और लोहानी ने इनको इस बार सीधा प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया। बोला कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कहीं पे भी दिक्कत हो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए मेरे से। बोला ठीक है ना, तो ज्वाइन कर लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। पर बाहर खान लोहानी की चांदनी 4 दिन की थी है ना,
इनकी सानवी 4 दिन की थी। इन्होंने डायलॉग तो मार दिया था, शेरनी का दूध हमने भी पिया, पर पिया थोड़ी था, है ना। तो 4 दिन के बाद इनका टिकट कट गया, और इनका जब टिकट कट गया सीधे स्वर्ग का, है ना, जन्नत का, तो इनके टिकट कटने के बाद, है ना, इस धरती को जन्नत बनाने के लिए तैयार हैं शेरशाह। बोले अब हमारी बारी है ना, हम लिट्टी चोखा खिलाएंगे और पूरी जनता को खिलाएंगे, है ना। लिट्टी चोखा में ही मौज है कि नहीं, है ना। जल्दी बताओ, जो जो बच्चे लाइव हैं जल्दी बताओ, लिट्टी चोखा में मौज है या नहीं है ना बालक। लिट्टी चोखा में असली मौज है। तो इन्होंने बोला कि लिट्टी चोखा खिलाएंगे, ठीक है। चलिए, अरे पढ़ लो तुम लोग। चलिए, बड़ा बदमाशी करने लगे आजकल तुम, है मौज ले रहे हो पूरी कहानी। तो फिर यहां से इनका करियर शुरू होता है। इनके बॉस के डेथ के बाद से पूरा पावर इन्होंने अज्यूम कर लिया, है ना। फिर आप देखेंगे कि जो चुनार है ना, अभी उत्तर प्रदेश में है चुनार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चुनार पर कब्जा हुआ, है ना। फर्स्ट कन्फ्रंटेशन हुआ हुमायूं के साथ 1532 में, जब हुमायूं ने, है ना, चुनार फोर्ट की घेराबंदी कर ली। 4 महीने तक घेराबंदी करके रखा, पर अल्टीमेटली शेरशाह ने डोमिनेट कर दिया चुनार पर, है ना। ये जो संघर्ष हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच, यहां से फिर शेरशाह का जो असली करियर है आप कह सकते हैं वो शुरू हुआ। हुमायूं को अल्टीमेटली भागना पड़ा, और फिर शेरशाह ने, है ना, हुमायूं फ्लेड, है ना, एंड वंस हुमायूं फ्लेड, शेरशाह ने कर दिया अपना एक्सपेंशन। शेरशाह ने कर दिया अपना एक्सपेंशन, ठीक है। बंगाल हर जगह पहुंच गए ये, ठीक है, बंगाल हर पहुंच गए। इस तरह शेरशाह पिक्चर में है। पर इनका शासनकाल जो है वो ज्यादा लंबा समय के लिए चला नहीं, है ना। इनका शासनकाल जो है वो ज्यादा लंबे समय के लिए चला नहीं। बट इनके बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके शासन के दौरान जो चीजें थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, मे भी कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछा जाए, क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में बहुत काम किया, है ना। रेवेन्यू असेसमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट काम है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। तो इनका जब शासन शुरू होता है तो बेसिकली यहां से सुर वंश का शासन शुरू होता है भारत में, है ना। सुर डायनेस्टी, ठीक है। सुर डायनेस्टी के बारे में ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड अफगान एम्पायर है। क्यों? फर्स्ट अफगान एम्पायर तो लोदीज थे, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, और जब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे तब भी बताया। तो लोदीज जो है वो फर्स्ट अफगान रूलर है, सुर डायनेस्टी जो है वो सेकंड अफगान डायनेस्टी हो गई, है ना। लगभग 5 सालों के लिए इनका शासन रहा। और आप देखेंगे कि इनका जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि इनके फादर और ये लोग सब कहां पे थे, दिल्ली सल्तनत, है ना, लोदीज के टाइम से ये लोग, है ना, काम कर रहे थे। तो लोदीज के टाइम से काम चल रहे थे, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से परिचित थे। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कई मायने में ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो लोदी के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो दिल्ली सल्तनत या लोदी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें आपको सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा, है ना, केंद्रीकरण। तो इनका भी सिस्टम जो है, इनका भी जो रूल है वो, है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर रहेगा। कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है इनके यहाँ, है ना। अगर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो सबसे पहली बात होगी वजीर या दीवाने वजारत की, है ना, जो रेवेन्यू और फाइनेंस का काम देखते हैं, पहले भी देखते थे दिल्ली सल्तनत में भी। आर्मी का इंचार्ज जो है वो दीवानी अरज, है ना। दीवानी रसालत, ये फॉरेन मिनिस्टर्स देखते हैं, है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री है दीवानी रसालत। दीवाने इंशा, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, पहले भी था। और बरीद जो है वो इंटेल डिपार्टमेंट है, आईबी। आप देखेंगे यही सारे नाम आपको मुगल्स में भी देखने को मिलेंगे। तो मुगल्स ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनहेरिट किया, उसका सीड कहां है, उसका बेस कहां है, उसका कोर कहां है? उसका कोर है शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में। मुगल्स ने इन्हीं चीजों को एडॉप्ट किया। इसीलिए मैंने पहले आपको मुगल्स पढ़ाने के बाद ये पढ़ा रहा हूं, सो दैट एक क्लैरिटी मिले कि मुगल्स की ग्रेटनेस की बात तो हम करते हैं, पर हम ये भी बात करते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादातर चीजें जो है वो इन्होंने यहां से ली थी, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादातर चीजें उन्होंने यहां से ली, ठीक है जी। शेरशाह का जो एम्पायर है इसको इन्होंने काफी सारे सरकार में डिवाइड किया, है ना। मतलब कुछ ऐसा, है ना, हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सरकार, मतलब ये है इनका एम्पायर, ठीक है। तो एम्पायर को डिवाइड कर दिया इन्होंने सरकार में, ठीक है जी, सरकार से, ठीक। अब आगे देखो, हर सरकार को इन्होंने डिवाइड किया परगनाज में,
है ना। सरकार को डिवाइड किया गया किस चीज में, परगना में, ठीक है। तो सरकार इज बेसिकली द स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, है ना, एंड परगना इज द लोअर लेवल, ठीक है। परगना के नीचे फिर गांव, है ना, विलेज, ऐसा सिस्टम यहां पर इन्होंने इवॉल्व किया, ठीक है। तो सरकार जो है यानी कि स्टेट जो है ना, प्रोविंस जो है, सरकार के लेवल पर दो अफसर हुआ करते थे। पहला अफसर हुआ करता था चीफ सिकदर, है ना, चीफ सिकदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, है ना, और दूसरा हुआ करता था चीफ मुंसिफ यानी कि जज, ठीक है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला और एक, है ना, जस्टिस देखने वाला, ये दोनों जो हैं इंचार्ज होते थे एक सरकार की। अब आप बोलेंगे सर सरकार के लेवल पे एक गवर्नर क्यों नहीं बनाया, स्टेट लेवल पर एक गवर्नर बनाने के बजाय दो अफसर बना रहे हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर, है ना, टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है सर, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाह रहे हैं सर। कंफर्टेबल है यहां तक की बात, कंफर्टेबल है। चलिए, तो इसके बाद नीचे आता है परगना। हर परगना पर, यहाँ पे चीफ सिकदर था तो यहाँ पे परगना में सिकदर हो गया। सिकदर लॉ एंड ऑर्डर देखेगा ऑब्वियसली, मतलब मिलिट्री ऑफिसर होगा, है ना। पुलिस का कंसेप्ट उस समय नहीं था, पुलिस एंड आर्मी, है ना, वेयर सेम थिंग फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। लैंड रेवेन्यू जो है वो अमीन देखता था, और ट्रेजरर जो है वो कौन देखता था, ट्रेजरर को बोलते हैं फोटेदार, है ना। अकाउंटेंट्स को बोलते थे कारकुन्स, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पर हर परगना के लेवल पर क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे परगना के लेवल। और परगना से ऊपर स्टेट लेवल पे कौन देख रहा है, सिकदर और मुंसिफ, ठीक है। विलेज को यहाँ कहा जाता था मौजा, है ना, विलेज में मौज है ना भाई, इसीलिए विलेज को क्या कह रहे हैं, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे मौजा ही मौजा। तो लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये, दिस इज लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और है ना, जो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को इन्होंने क्या कहा, ऑल्सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड एज इक्ताज, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो काफी अच्छे से प्रॉपरली इस समय लैंड रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको आप कह सकते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज था इस समय। रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिन रेवेन्यू ऑफिसर्स को हम कहते थे अमील, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कहते थे, अमील। और रेवेन्यू ऑफिशियल अमील के साथ साथ एक और ऑफिसर हुआ करता था, एक और यहाँ पर पोस्ट हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे कानूनगो। आप आज भी सुनते होंगे अमील नाम, कानूनगो नाम, ये सारे नाम आप आज भी सुनते ही होंगे, आज भी परिचित होंगे इन नामों से। तो अमील और कानूनगो, है ना, तो अमील और कानूनगो जो है वो यहाँ पर दो प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे। अमील जो है वो डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफिसर है, कानूनगो जो है उसका काम क्या है, मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, है ना। तो कानूनगो का काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, और अमील का काम है रेवेन्यू का कलेक्शन वगैरह देखना, ठीक है। तो अब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जरूरी क्या है ना, किससे कितना लिया जाए, किससे कितना लिया जाए। अब सबसे बराबर इनकम टैक्स नहीं ले सकते कि दुर्गेश सर से भी बराबर ले रहे, मुकेश अंबानी से भी बराबर ले रहे, नॉट पॉसिबल। तो जिसका जितना इनकम उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे जब लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे तो जिसके पास जितना लैंड उसके बेसिस पे, है ना, जिसके पास जितना लैंड उसके बेसिस पर शेर शाह जो है वो प्रैक्टिकल आदमी थे, इन्होंने बोला सिर्फ लैंड देखने से तो नहीं होगा। हो सकता है किसी के पास, दुर्गेश सर के पास भी 100 एकड़ है, और मान लो ये चैट में हमारे सत्यम है, सत्यम के पास भी 100 एकड़, ठीक है, दोनों लोगों के पास 100 एकड़, बट, है ना, बट ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को कि 100 एकड़ तो दोनों के पास है, पर क्या दोनों की आउटपुट सेम है क्या, दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम है क्या, दोनों एक जैसे लैंड है क्या, प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस हो सकता है, फर्टिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, कोई ज्यादा उर्वरक भूमि है, कोई बंजर भूमि है ना, ऐसा हो सकता है पॉसिबली, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अगर दुरुस्त करना है तो दो चीजें करनी होगी। पहले तो लैंड मेजरमेंट करने का व्यवस्था करना पड़ेगा, लैंड मेजर किया जाए, है ना। दूसरा, लैंड को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाए, अच्छा खराब, है ना, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। तो इन दो चीजों पर इनका काफी जोर रहा। लैंड सर्वे करते थे ये, है ना, मतलब करवाते थे, शेरवा सूरी खुद नहीं करने जाते थे, करवाते थे। और क्रॉप रेट भी इन्होंने फिक्स कर दिया, है ना, जैसे आज एमएसपी वगैरह होता है ना, तो क्रॉप रेट भी इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम में जो सिस्टम इन्होंने अपनाया उस सिस्टम को कहते हैं जब्ती ई हर साल, है ना, जब्ती ई हर साल, हर साल मतलब एवरी ईयर, लैंड असेसमेंट एवरी ईयर, तो हर वर्ष लैंड का असेसमेंट होगा
और उस असेसमेंट के बेसिस पे आपसे लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, है ना। ये नहीं कि जनरलाइज कर दीजिए इतना दे दो, अरे इस बार अगर उसका फसल खराब हुआ है तो पॉसिबल, है ना। तो हर साल सेम रेवेन्यू नहीं देते, हर साल अलग अलग रेवेन्यू यहां पर देने का प्रावधान था। कंफर्टेबल है जी, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एवरी ईयर डिफरेंट लैंड असेसमेंट यहां पर किया जाता था। लैंड को इन्होंने, है ना, जो कल्टीवेबल लैंड थे, जो जोतने लायक लैंड थे, जहां पर कृषि हो सकती है, उस लैंड को इन्होंने 3 कैटेगरी में अलग अलग बांट दिया। पहली कैटेगरी जो है वो गुड लैंड है, दूसरा मिडिल और तीसरा बैड, है ना। ऐसी 3 कैटेगरीज में बांटा। स्टेट का जो शेयर होता था ना, वो होता था 1/3, है ना, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस एंड इट वाज पेड इन कैश और क्रॉप। ठीक है, स्टेट का जो शेयर है वो कैश या क्रॉप में पे किया जाता है और 1/3 है वो एवरेज क्रॉप का। लैंड का जो यहाँ मेजरमेंट का यूनिट है वो है सिकंदरी गज या गज सिकंदरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, गज सिकंदरी या सिकंदरी गज, ये लैंड मेजरमेंट का यूनिट हो गया। जैसे आज आप कई जगहों पे कहते हैं ना कि कट्टा है, गज है ना, तो गज यूनिट तो आज भी यूज करते हैं हम लोग। तो गज सिकंदरी यहीं से आया है बेसिकली, है ना। ठीक है जी, गज सिकंदरी यहीं से आया है। 2, है ना, इन्होंने पट्टा और कबूलियत का सिस्टम शुरू किया, है ना, लैंड के लिए पट्टा और कबूलियत। पट्टा आप आज भी बात करते हैं, पट्टे की जमीन है जी, तो पट्टा और कबूलियत का सिस्टम शुरू किया। पट्टा वो अमाउंट है जो किसान को देना होता था, पीजेंट को देना होता था, और कबूलियत जो है वो डीड है, एग्रीमेंट है ना। एग्रीमेंट कबूलियत, और जो अमाउंट उस एग्रीमेंट के लिए दिया जा रहा है वो है पट्टा। ठीक है सर। इन्होंने नए सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, इन सिल्वर कॉइन को बोला गया दाम, है ना। आप भी आज कई लोगों को सुनने बोलते हुए सुनेंगे, कई क्षेत्रों में भारत में बोला जाता है इसका क्या दाम है जी, है ना, इसका दाम बताओ, मतलब कितने पैसे लगेंगे इसके, है ना। व्हेन दे आस्क रेट दे से दाम बताओ, है ना। तो दाम वाज बेसिकली अ करेंसी, सिल्वर कॉइन्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेरशाह। ठीक है, और ये 1835 तक सर्कुलेशन में रहा। आप सोचिए शेरशाह सूरी कब, है ना, और 1835 तक दाम जो है सिल्वर दाम सर्कुलेशन में रहा। इन्होंने सबसे अगर बढ़िया काम आप इनका बोलेंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी आप बात करते हैं, तो ही इज द, है ना, रियल फादर ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल फादर ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सब लोग जीटी रोड के नाम से परिचित होंगे, है ना। जो भी बालक उत्तर प्रदेश में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, ये सब लोग जीटी रोड के नाम से परिचित हैं। बंगाल से शुरू होता है और सीधा पंजाब तक जाता है, मतलब पहले जब इंडिया यूनाइटेड था तो पाकिस्तान तक, है ना। तो बेसिकली ये रोड जो है वो सोनार वैली, है ना, सोनार वैली कहाँ, बंगाल से लेकर इंडस वैली तक बनाया गया था, और इसका एक्चुअल नाम जो है उस समय शाही रोड रखा गया था, शाही रोड। और ये रोड, जीटी रोड आप जिसको कहते हैं, उस रोड को बनाने का कंट्रीब्यूशन, है ना, किसको जाता है, शेरशाह सूरी को, है ना। तो शेरशाह सूरी को ही कंट्रीब्यूशन जाता है इस रोड को बनाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रिटिशर्स ने बाद में इसको रीनेम कर दिया और ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहलवाया, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, कोलकाता और पेशावर को कनेक्ट करता हुआ। ठीक है, तो जीटी रोड जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो इस पे है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। दिस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह। ठीक है, सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यही रहा शेरशाह। ठीक, इन्होंने काफी सारे सराय बनवाए, यानी कि लॉजेस, है ना, अ लॉट ऑफ लॉजेस और सरायस। और ये सराय जो है पोस्ट ऑफिस की तरह भी काम कर रहे थे, है ना। सराय का पर्पस क्या है, मान लीजिए रूरल एरिया से, है ना, कोई एक छोटा मार्केट प्लेस है, वहां पे लोग गए सामान वामान खरीदने के लिए, पिलग्रिम के लिए, तो कहीं रुकेंगे ना। तो वो जैसे आज हम धर्मशाला की बात करते हैं या मोटेल्स की बात करते हैं, तो ये उस समय का धर्मशाला या मोटेल है बेसिकली, है ना। होटल, मोटेल, धर्मशाला जो भी कह ले, है ना, दे आर सरायस, है ना। तो मेनली क्या हम बनवाए जाते थे, जैसे कोई टाउन एरिया है, मार्केट एरिया, उसके आसपास बनवाया गया, या कोई 2 ऐसी जगह है जिसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो बीच में बनवाया गया। ग्रेजुअली जहां जहां सरायस थे वहां पे टाउन डेवलप होने लगा, मार्केट टाउन डेवलप होने लगे, है ना। तो सराय जहां जहां थे वहां पर मार्केट टाउन का डेवलप हुआ। हर सराय में आप देखेंगे, है ना, एवरी सराय वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ शहाना, है ना। शहाना यानी कि उसके कस्टोडियन होते थे। तो सराय के अराउंड भी धीरे धीरे एक इकोनॉमी, इनकी अपनी इकोनॉमी डेवलप होने लगी, एक छोटी सी, है ना, माइक्रो इकोनॉमी। कंफर्टेबल है सर। चलिए, ही फॉलोड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेंटेन हिज पर्सनल रॉयल फोर्स कॉल्ड एज खासा काइल, है ना। तो इन्होंने ब्रांडिंग ऑफ
फोर्स भी शुरू किया और अपनी क्या शुरू की, पर्सनल रॉयल फोर्स खासा कैल नाम से शुरू की। कंफर्टेबल है सर? कंफर्टेबल है, ठीक है, कंफर्टेबल है। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। लास्ट बात जो है वो है बाबा ज्ञान की। बाबा ज्ञान क्या है? बाबा ज्ञान में आपको दो चीजें बताएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज? पहली बात की पुराना किला है ना, जो दिल्ली का ओल्ड फोर्ट है ना, और इसका मॉस्क है ना, मौसलम एट सासाराम, ये सब कुछ इन्हीं के शासन काल में बनवाया गया था। तो दिल्ली का पुराना किला है ना, जो ओल्ड फोर्ट जिसको आप कहते हैं दिल्ली में, और जो दिल्ली का जू है उसके पास में, ये प्रगति मैदान के पास में, तो वो इन्होंने बनवाया था। और सासाराम का मस्जिद इन्होंने बनवाया था एक, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत किताब लिखी थी जिस पर मूवी बनी और बहुत है ना हड़कंप मचा, ये है ना फेमस हिंदी वर्क जो है ये इन्हीं के शासनकाल के दौरान लिखा गया। इनफैक्ट मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो है वो इन्हीं के कोर्ट में रहा करते थे। ठीक है, कंफर्टेबल है सर? क्लियर, कोई डाउट नहीं? यहां तक सबको समझ में आया क्या? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज ओके टू ऑल। अगर सबको समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि सबको समझ में आ गया सर। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। सबको कंफर्टेबल है? बिल्कुल, गिव मी अ थम्स अप जल्दी से, क्विक फास्ट। सबको समझ में आ गया तो बढ़े आगे जी, बढ़े आगे। चलिए चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज है 14 है ना। 14 का मतलब 14 जुलाई दिन है वेंसडे, और हर वेंसडे को शुरू होता है अनअकैडमी पे एक नया बैच, है ना, अ न्यू बैच एट अनअकैडमी। तो आज भी अनअकैडमी पे एक न्यू बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी के प्लस पे। आप चाहें तो इस न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब प्री प्लस मेंस, है ना, प्री प्लस मेंस, जीएस प्लस ऑप्शनल, ठीक है, जीएस प्लस ऑप्शनल, प्री प्लस मेंस। साथ ही साथ आपको यहां पे क्या मिलेगा? क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, और क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको यहां पे मिलेगा मेरा पर्सनल गाइडेंस, है ना। तो बेसिकली यू गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। इवन बुक्स भी मिलेंगे आपको, है ना, जब आप डीएल लाइव कोड यूज करके ज्वाइन करते हैं, है ना, तो अनअकैडमी के स्पेशल बुक्स भी मिलेंगे आपको, है ना। और इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन करेंगे तो इमीडिएटली, इंस्टेंटली, विद इन 30 मिनट्स, है ना, विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट द बुक्स, है ना। जो बुक की सॉफ्ट कॉपी है, ई बुक्स हैं, वो आपको विद इन 30 मिनट्स मिल जाएंगे। फिर हार्ड कॉपी थोड़े समय के बाद आपके घर पर पहुंचेगी, ठीक है। और जो सॉफ्ट कॉपी है वो विद इन 30 मिनट्स चुटकियों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यूज करना है ये वाला कोड, ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस। आज से हो रहे हैं बैचेस शुरू। क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में क्या क्या ऑफर है सर? सबसे बड़ा ऑफर तो यही है जो कभी अनअकैडमी ने आज से पहले नहीं दिया है, ना शायद आगे इस तरह का ऑफर आपको कभी देखने को मिलेगा। व्हाट इज द ऑफर? आपको मेगा डिस्काउंट मिल रहा है 25% प्लस 10% प्लस 10% का। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज ओनली फॉर 49,000। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है वो हो गया है 71,000 का। सो इन केस यू वांट टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द बेस्ट टाइम, है ना। इससे बेटर ऑफर ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज अ पर्सनल एश्योरेंस फ्रॉम माय एंड। इससे बेटर ऑफर कभी आपको अनअकैडमी पे नहीं मिल सकता, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएस का बैच अभी हमने 7 तारीख को शुरू किया था, लास्ट वेडनेसडे को। आज से भी मल्टीपल बैचेस शुरू हो रहे हैं, आपको उनके बारे में बताऊंगा मैं आज से कौन कौन से बैचेस शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बेसिक, फाउंडेशन, कैप्सूल, सारी तरह के कोर्सेज मिलेंगे। जीएस, ऑप्शनल, सीसेट सब कर रहे होंगे आप, है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। और ये सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यू गेट अनलिमिटेड गाइडेंस, है ना। लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो आपको यूज करना है डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड DN Live। जब इस कोड को यूज करेंगे तभी आपको मेगा डिस्काउंट मिलेगा, है ना।
और आपको यहाँ पर मेरा गाइडेंस, मेरा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। साथ साथ अनअकैडमी प्रॉमिस का भी ऑफर चल रहा है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट 2 ईयर के एंड पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है आपको एक्सटेंडेड फ्री में मिल रहा है। और काफी सारे प्रोमिसेस यहाँ पर आपसे हम कर रहे हैं, ठीक है। उन प्रोमिसेस में क्या क्या है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो मेंस तक वैलिड रहेगा, है ना, और आपको यहाँ पर काफी सारे सेविंग्स भी हम करवाएंगे। सब्सक्रिप्शन मेंस तक रहेगा, मतलब जैसे आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में खत्म नहीं होगा, मेंस 2022 तक रहेगा। 2 ईयर का लेंगे, मेंस 2023 तक रहेगा। तो 4-5 महीने आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है जी। 80 टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें 50 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के हैं, ठीक। इसके साथ ही आपको 20 बुक्स मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। लोन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे A to Z उपलब्ध हैं। नए बैच आज से शुरू हो रहे हैं। कौन कौन से बैच शुरू हो रहे हैं? फिनिक्स रिवीजन बैचेस हैं 21 वाले बालकों के लिए, 22 वाले के लिए भी बैचेस हैं 1 ईयर का, और 2 ईयर के बैचेस जो है वो 23 वालों के लिए हैं। बेसिक NCERT बैचेस भी शुरू है। तो आप, है ना, अपने कन्वीन, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस समय आपसे नहीं पूछा जाता आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है ना। हिंदी में भी बैच उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है ना, बाइलिंगुअल भी है, हर तीनों तरह के बैचेस उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इनमें से कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंग्लिश का कोर्स शुरू किया, फिर आपको लगा नहीं जी बाइलिंगुअल कर लेते, आप बाइलिंगुअल कर लो। नो वन इज गोइंग टू आस्क इवन यू अ सिंगल क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल फ्री फ्लो एक्सेस है सर, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने प्राइस बताई आपको 49,000, दैट इज प्राइस फॉर GS प्लस ऑप्शनल। अगर आप सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो भी लिया जा सकता है, उसका प्राइस 44,000 है। उसमें भी ये वाला कोड लगाना है आपको, है ना। और आइकॉनिक भी ले सकते हैं। GS का सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लस और आइकॉनिक 2 फॉर्मेट में आता है। अभी तक जितनी चीजें आपको बताई वो सारी चीजें प्लस में अवेलेबल है। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी प्लानर वगैरह है, ये सारी चीजें आइकॉनिक में एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है जी। बाकी वीडियो का कुछ कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगे मुझे बताएं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको सब्सक्रिप्शन के लिंक वगैरह मिलेंगे। डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस टुडे। सी यू गाइस tomorrow. Bye bye everyone, take care, happy studying, let's crack it.